हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग डायरी। इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर राइट शॉर्ट। आपकी ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है। इट्स अ कंप्लीट मैराथन। आई हैव कवर्ड ऑल द यूनिट्स फ्रॉम योर बुक एंड ऑल द important questions that you can expect in your board examination. So let's start without wasting any time. सो पहला आपका जो यूनिट है यूनिट 1, इट इज फ्रॉम क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। तो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है, आप यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर, दैट इज व्हाट इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? सी, इट इज डिफाइंड एज न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स with established disease conditions। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, उनको बेसिकली ऑल्टर किया जाता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मैल न्यूट्रिशन है, राइट, तो जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ऑल्टर की जाती है एज पर द डिजीज अ पर्सन इज हैविंग, राइट। सो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है ये, उसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ। नेक्स्ट है कि नॉर्मल डाइट हम क्यों यूज करते हैं फॉर प्लानिंग दिस थेराप्यूटिक डाइट्स। पहले तो आपको थेराप्यूटिक डाइट्स का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट आर थेराप्यूटिक डाइट्स। ये भी जो भी नॉर्मल डाइट होती है, ठीक है, उसको जब मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ कंडीशन, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक डाइट्स। यानी जब भी नॉर्मल डाइट को हम मॉडिफाई करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो वो जो नॉर्मल डाइट है इट बिकम्स थेराप्यूटिक डाइट्स। अब नॉर्मल डाइट को क्यों हम बेस लेते हैं फॉर प्लानिंग थेराप्यूटिक डाइट्स? बिकॉज जो नॉर्मल डाइट है वो एक तरह से बैलेंस डाइट है और न्यूट्रिशन रिच डाइट होती है, ठीक है। सो इसलिए हम नॉर्मल डाइट को ही बेस लेते हैं और फिर उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट इज थेराप्यूटिक डाइट? ये इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी नॉर्मल डाइट में मॉडिफिकेशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं, उसी को थेराप्यूटिक डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाले जो क्वेश्चन है, दिस वन, ये आपने नहीं किया। लिस्ट आउट द वेज थ्रू विच अ नॉर्मल डाइट कैन बी मॉडिफाइड। अभी आपको बताना है, वो वेज बताने हैं जिससे हम नॉर्मल डाइट में चेंजेस लाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी टू एडेप्टेशंस ऑफ नॉर्मल डाइट टू थेरेप्यूटिक डाइट। सो लेट्स डू द सेकेंड पार्ट कि किस तरह हम नॉर्मल डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला है डाइट ऑफ ऑल्टर्ड कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए, पहला तो आपका ये हो गया। इसमें आप ये वाला डायग्राम या फ्लो चार्ट आप बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, कि लिक्विड डाइट इट इज सब डिवाइडेड इनटू क्लियर लिक्विड और फुल डाइट, देन सॉफ्ट डाइट, ब्लैंड डाइट्स। तो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड, आप कैसे और चेंजेस कर सकते हैं? दिस इज द सेकंड वन, मॉडिफिकेशन इन क्वांटिटी, राइट। आप ये इसको इग्नोर कर दीजिए। क्वांटिटी में आप चेंजेस कर सकते हैं। देन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स की प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मील फ्रीक्वेंसी, इसमें भी आप यू कैन डू द नेसेसरी चेंजेस। देन यू कैन चेंज द मेथड ऑफ कुकिंग। अभी हम आगे करेंगे कि देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग, राइट, तो उन मेथड्स में हम चेंजेस ला सकते हैं एंड मेथड ऑफ फीडिंग में भी हम चेंजेस करेंगे। सो उससे आपकी जो नॉर्मल डाइट है इट कैन बिकम दी थेराप्यूटिक डाइट। नेक्स्ट, एडेप्टेशंस ऑफ नॉर्मल डाइट टू थेराप्यूटिक डाइट। सो एडेप्टेशंस कौन सी हो सकती हैं? एडेप्टेशन आप जो भी फूड की कंसिस्टेंसी है उसमें चेंज कर सकते, चेंजेस करें, जैसे लिक्विड डाइट या ब्लैंड डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। तो इस तरह, या जो भी ये एनर्जी वैल्यू है डाइट की, ठीक है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो।
जैसे एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो कि लो कैलोरी डाइट आप किसके लिए स्पेसिफाई करोगे? अगर वेट को रिड्यूस करना है तो यू विल गो फॉर लो कैलोरी डाइट, और वेट अगर बढ़ाना है, गेन करना है, तो हाई कैलोरी डाइट, राइट। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। जैसे आप ये देखिए, हाई फाइबर डाइट, हाई पोटेशियम डाइट। देन कुछ स्पाइसेस एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ स्पाइसेस, राइट। देन स्पेसिफिक फूड्स अवॉइड कर सकते हैं, जैसे जो आपके एलर्जी डाइट्स होते हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। देन जो प्रोटीन्स हैं, उस कितना प्रोटीन्स की क्या रेशो होनी चाहिए, उसमें भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या रेशो होनी चाहिए एक पर्टिकुलर डाइट में, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। देन टेस्ट डाइट, व्हाट इज टेस्ट डाइट, राइट। सो दीज आर सिंगल मील्स या diets lasting for 1 or few days that are given to the patient in connection with certain test, right। तो ये एक मील्स होती हैं जो 1 या 2 दिन के लिए या उस फ्यू डेज के लिए पेशेंट को दी जाती है, राइट। देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स, फीडिंग इंटरवल्स जो हैं उसमें चेंजेस लाना, तो ये सारे जो है आपके एडेप्टेशंस है। माय एडवाइस टू यू कि आप हर आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नाउ enumerate the dry heat methods of cooking। अब ड्राई हीट मेथड्स कौन से होते हैं कुकिंग के? रोस्टिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग। तो ये आपके जो हैं ड्राई मेथड्स ऑफ, मैं कलर चेंज इसमें कर देती हूँ, इट इज ड्राई हीट मेथड्स है ये कुकिंग के, ठीक है। ड्राई हीट मेथड कौन से होते हैं? जहाँ पे वाटर का यूज नहीं किया जाता है कुकिंग के टाइम पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपके 5 मैंने ऊपर लिखे हैं ड्राई हीट मेथड्स, आपको कोई 2 ड्राई हीट मेथड को एक्सप्लेन करना है along with their advantages and disadvantages। सो इसमें फर्स्ट वन टोस्टिंग को एक्सप्लेन किया गया, एंड बेकिंग। आप मेंशन सबके सारे नाम करेंगे जितने भी ड्राई हीट मेथड्स है, लेकिन क्योंकि पेपर में स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चंस 2 मेथड्स को ही एक्सप्लेन करने को बोला है, तो आप सिर्फ 2 को ही एक्सप्लेन करेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अगेन। व्हाट इज टोस्टिंग? टोस्टिंग का क्या मतलब है? विच मेथड इज दिस? ड्राई हीट मेथड ही है ये, और ये कब यूज होता है? ज्यादातर ये ब्रेड स्लाइसेस के लिए यूज किया जाता है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। यस, ब्रेड स्लाइसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, विच आर ब्राउन फ्रॉम बोथ साइड्स, सो बिटवीन द 2 ग्रिल्स। तो टोस्टिंग जो ग्रिल आपने देखा होगा, जो ग्रिल सैंडविच मेकर्स होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, ब्रेड स्लाइसेस को टोस्टर में रखते हैं, ठीक है। और दोनों साइड में ब्रेड बीच में रखते हैं, एंड ब्रेड के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड ग्रिल्स होती है। तो एडवांटेजेस क्या है इसका? जस्ट अ सेकेंड। यस, एडवांटेजेस इसके ये हैं कि कलर इम्प्रूव हो जाता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है, ठीक है। और टोस्टेड सीड्स आर इजी टू ग्राइंड। तो अगर साथ में जो आपका मॉइस्चर होता है फूड्स में, टोस्टिंग से वो मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टोस्टिंग मेथड? सो इसमें कंटिन्यूस आपको अटेंशन देनी पड़ती है कि आपने जो भी फूड रखा है वो बर्न ना हो जाए, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। और जब आप टोस्ट करते हो तो एमिनो एसिड जो है वो लॉस्ट हो जाता है, राइट। एडवांटेजेस के ये 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स है। नाउ बेकिंग, बेकिंग का क्या है? यहाँ पे बेकिंग आप कैसे फूड को कैसे बेक करते हैं? थ्रू दी हॉट एयर। तो मीडियम ऑफ कुकिंग क्या है? हॉट एयर है, राइट। ये भी ड्राई मेथड है कुकिंग का। तो इसमें क्या होता है कि इट कंबाइंस स्टीम, ठीक है, विच इज जनरेटेड वाइल फूड इज कुक्ड। तो यहाँ पे स्टीम जो है वो जनरेट होती है जब भी फूड को कुक किया जाता है। एग्जाम्पल कौन से? बेक फूड के केक्स हो गया, बिस्किट्स हो गए आपके, ब्रेड, पिज्जा, ये सारे बेक फूड्स हैं। एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस वो भी आपको बताने हैं। तो बेक फूड टेक्सचर और फ्लेवर जो है बेकिंग से इम्प्रूव हो जाता है फूड का, और काफ़ी बेकिंग से आपको वेराइटी ऑफ डिशेस मिलती हैं, राइट।
और फूड जो है आइटम्स जो आप बेक करते हो वो यूनिफॉर्मली कुक होते हैं अवन में। डिसएडवांटेज क्या है आपको बेकिंग के लिए? अवन चाहिए, राइट? और ओवर कुकिंग से क्या होता है, बर्निंग इफेक्ट भी फूड में आ सकता है। ओके, अब है आपका फ्लो चार्ट, आपको बताना है टू शो द टाइप ऑफ डाइट्स along with example of each diet। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट। तो टाइप्स ऑफ डाइट कौन से हो गए आपका? एक तो नॉर्मल या रेगुलर डाइट जिसे बोलते हैं, और दूसरा मॉडिफाइड डाइट या हॉस्पिटल डाइट। सो मॉडिफाइड डाइट में 3 सब क्लासिफिकेशंस है: लिक्विड, सॉफ्ट डाइट एंड ब्लैंड डाइट। तो लिक्विड में फुल लिक्विड आता है जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रूट जूस का, क्लियर लिक्विड जैसे स्ट्रेन्ड जूस का, राइट? देन सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी, दलिया, और ब्लैंड डाइट्स में बॉइल्ड वेजिटेबल्स। तो जब आपको ड्रॉ करने को बोला है तो यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिफाइन मैल न्यूट्रिशन, discuss the synergistic effect of malnutrition and infection। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो बोला है इसका क्या मतलब है कि आपको इफेक्ट बताना है या रिलेशनशिप बताना है या इम्पैक्ट बताना है कि क्या इम्पैक्ट होता है malnutrition and infection, राइट? तो व्हाट इज malnutrition? malnutrition आपको पता है कि जब भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ठीक है, बॉडी को जितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसी स्टेज को हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, राइट? सो यहाँ इट व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल रहे हैं। अब इफेक्ट क्या है मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का, वो इस पैराग्राफ में बताया गया, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, राइट? तो इससे क्या हो जाता है कि इट लीड्स टू हाई रेट ऑफ चाइल्ड डेथ। सबसे पहला तो है हाई रेट ऑफ चाइल्ड डेथ इन पुअर कम्युनिटीज। और अगर इनएडुकेट डाइट मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मदर ने नहीं लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो उसकी वजह से जो भी बेबी बॉर्न होगा वो लो बर्थ वेट, उसका वेट विल बी वेरी लो, और उसकी वजह से क्या होगा कि चाइल्ड को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड करना पड़ेगा फॉर 2 और more years। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है कि बॉटल फीड जो है वो डिले करनी पड़ती है अगर जो बच्चा है अंडर वेट है या उसका बर्थ वेट इज वेरी लो। सो नाउ फर्स्ट, अगर आप पेपर में, आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से there is a high rate and infection, it leads to high rate of child death, ये वाला पॉइंट। सेकेंड आप ये लिखेंगे ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड होती है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, वेट लॉस होता है, एंड अल्टीमेटली मैल न्यूट्रिशन अकर, राइट? ओके, देन अगर इसके बाद चाइल्ड अगर इज एक्सपोज टू पुअर एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो चाइल्ड जो ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, हाइजीन, देयर इज अ लैक ऑफ हाइजीन, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाता है लाइक डायरिया और या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो एक तो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से देयर इज अ चांस ऑफ यू नो डेथ, चाइल्ड डेथ, ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, और अगर इन्वायरमेंट भी हाइजीन नहीं है तो उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है मैल न्यूट्रिशन का और इन्फेक्शन का? रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ लीडिंग टू स्टंटिंग और वेस्टिंग। तो आपको इस तरह आंसर को लिखना है, राइट? इफेक्ट्स ऑन इन्फेक्शन, तो वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा एंड रिकवरी में भी काफ़ी डिले होते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस का भी रिस्क रहता है, और मैल न्यूट्रिशन में कॉज डायरिया एक्सेट्रा। तो आप इस तरह पॉइंट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ डाइटिशियन इन न्यूट्रिशनल केयर। तो डाइटिशियन का क्या रोल है? डाइटिशियन क्या करता है? जो भी पेशेंट है उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट की क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, और कैसे पता लगता है डाइटिशियन को पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में? थ्रू हिस्ट्री, लैब, उसकी पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स को स्टडी करता है, मेडिकल कंडीशन को देखता है, पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। सेकंड क्या रोल है डाइटिशियन का? वो प्लान करता है और प्रिस्क्राइब करता है थेरेप्यूटिक डाइट्स, पेशेंट की हेल्थ की कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको डाइट प्रिस्क्राइब करता है, पेशेंट को एजुकेट भी करता है कि ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, ही शुड व्हाट काइंड ऑफ फूड द पेशेंट शुड हैव, पेशेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करता है, और डाइट प्लान्स अगर उसको चेंजेस उसमें रिक्वायरमेंट है तो he also modify the diet plans. Then dietitian also work with doctors and healthcare team ताकि पेशेंट जो है वो जल्दी से रिकवर कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस बताने हैं आपको स्टीमिंग के, राइट? सो स्टीमिंग में क्या फायदा होता है? आपने देखा होगा अपने घर में मदर जो हैं दे आर मेकिंग सम स्टीम फूड्स भी बनते हैं जिसमें स्टीम की हेल्प से फूड को कुक किया जाता है, तो उसमें कांस्टेंट स्टरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है ना? तो बार बार फूड को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन स्टीमिंग से सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है फूड की, वो इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स इंटैक्ट। तो कुकिंग के टाइम में न्यूट्रिशन जो है वो इट डज नॉट गेट लॉस्ट, कुकिंग टाइम भी कम लगता है और फूड जो है वो डाइजेस्टिबल रहता है स्टीमिंग से, फ्लेवर भी जो है वो गुड होता है, फ्लेवर ऑफ द फूड, स्टीम फूड इज गुड। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? वॉर्म पैरासाइट इन्फेक्शन ऑन चिल्ड्रन। तो ये जो हुक वॉर्म है या राउंड वॉर्म इन्फेक्शन है, ये काफी ज़्यादा वेल नोन पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं। तो इन इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है? चाइल्ड ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, वेट लॉस, लॉस ऑफ वेट, देन ब्लड लॉस, आयरन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से एनीमिया, डायरिया और स्टंट ग्रोथ होती है। तो ये आपको मेन आंसर आपका सेकंड पॉइंट में है, राइट? नाउ डिस्कस द इंटरेक्शन बिटवीन malnutrition एंड इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सो अभी हमने ऊपर किया था बेटा कि क्या इफेक्ट रहेगा मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का, तो उसको हमने इस क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट बोला है पेपर में। तो फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करके दिखाना है विद द एक्सप्लेनेशन जो हम अभी ऊपर कर चुके हैं, राइट? तो वो एक्सप्लेनेशन आपको सेम लिखनी है along with this flow chart. Next, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग द फूड बिफोर ईटिंग? कि खाने से पहले क्या बेनिफिट है अगर फूड को कुक किया जाता है, ठीक है? सो बेनिफिट क्या है कुकिंग का, आपको ये सिंपली ये बताना है। फिर आपको कुकिंग मेथड्स बताने कौन कौन से हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, और कोई भी दो मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने। तो कुकिंग का क्या बेनिफिट है? व्हाई वी कुक द फूड? क्योंकि कुकिंग से एक तो टेस्ट बढ़ता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो कुकिंग के टाइम वो किल हो जाते हैं, ठीक है, दे गेट डिस्ट्रॉयड। देन जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुकिंग से जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो इनहेंस होते हैं। अच्छा, अब कुकिंग से एक और चीज़ है कि जो आपका फूड है उसका टेस्ट गेट्स बेटर, एंड sometimes you while cooking you add some color also which make the food, or color ना भी add करें, natural भी vegetables are so colorful, so when you, like example, if you make the mixed vegetable it becomes very colorful. So cooking के बहुत benefits है। methods कौन से cooking के? there are basically two methods, dry heat and moist heat methods. so dry heat के अंदर आपके baking, roasting, toasting, फ्राइंग आता है। मॉइस्ट हीट में बॉइलिंग,
स्टीमिंग, ब्लैंचिंग एंड प्रेशर कुकिंग आता है। तो आपको पहले मेथड्स बताने हैं, उसके बाद कोई भी 2 मेथड आपको एक्सप्लेन करने हैं। टोस्टिंग हम कर चुके हैं और बेकिंग भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकिंग विच इज दिस वन, एंड बेकिंग। बेकिंग फिर आपका, मैं ये वाला एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऊपर बिगनिंग में ही मैंने बेकिंग वाला एक्सप्लेन कर दिया था। सो प्रेशर कुकिंग में क्या है, यहाँ पे फूड को कुक किया जाता है अंडर प्रेशर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा होता है और फूड जो है वो जल्दी कुक होता है, बड़े फास्टली इट गेट्स कुक्ड, राइट। सो कुकिंग टाइम रिड्यूस होता है, एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और न्यूट्रिशन कम लॉस्ट होते हैं। तो न्यूट्रिशन लॉस कम होता है व्हेन यू कुक द फूड अंडर प्रेशर, और जो फूड का फ्लेवर है, एरोमा है, वो इट गेट्स रिटेन्ड। बेकिंग हम कर ही चुके हैं। देन अगेन 4 मेथड्स ऑफ कुकिंग आपको बताने हैं विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग तो हम कर ही चुके हैं। अगेन बेकिंग वाला तो मैं अभी ऊपर ही हम कर चुके हैं। तो अब बॉइलिंग में क्या है, क्या फायदा है, जब आप फूड को कुक करते हो थ्रू बॉइलिंग तो सिंपल होता है, डाइजेस्ट इजीली हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सो जो विटामिन हैं, जो हीट सेंसिटिव विटामिन हैं लाइक विटामिन सी या बी कॉम्प्लेक्स, सो इट गेट लॉस्ट, राइट, ड्यूरिंग बॉइलिंग इन वाटर। सो स्टीमिंग, स्टीमिंग का तो अभी हमने एडवांटेजेस क्या है, स्टीमिंग पढ़ा था हमने कि न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं, फ्लेवर अच्छा रहता है, ठीक है, एंड कलर भी इट गेट्स बेटर। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है और स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए स्टीमिंग के लिए। फ्राइंग के क्या एडवांटेजेस हैं, टेस्ट इम्प्रूव होता है, ठीक है, टेक्सचर, एनर्जी वैल्यू। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि फ्राइड फूड अगर आप खाते हो तो फैट कंटेंट जो है वो इंक्रीज होता है, इंडाइजेशन भी हो सकती है, एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर द मॉइस्ट हीट मेथड ऑफ कुकिंग। तो मॉइस्ट वाले तो हमने अभी पढ़े थे, यहाँ देखिए ऊपर ही जो है ये वाला। बॉइलिंग हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्टीमिंग, तो आपको ये सारे मेथड्स बताने हैं, बॉइलिंग, प्रेशर कुकिंग, ठीक है, ये कर ही चुके हैं। नाउ डिस्कस द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डाइटरी डेफिशिएट एंड इन्फेक्शन ऑन फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो आपको बताना है कि अगर न्यूट्रिएंट्स यानी डेफिशिएट, डाइटरी डेफिशिएट का क्या मतलब है, मैल न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और इन्फेक्शन, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ पे। तो अगर बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा या इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर या जिसको आप लो हाइट, एक ये इसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हाइट जो है बच्चे की वो कम रहती है, एंड रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट, why malnutrition, why malnourished individuals have low immunity against infection। तो malnourished individuals कौन कौन से होते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, दे गेट वेरी लेस न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, malnourished होते हैं, प्रॉपर उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, तो उनको वाई दे फेस लो इम्यूनिटी, क्योंकि देयर इज अ रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। सो एक तो ये रीजन है कि जो एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, वो उनके बॉडी में जो है कम, देयर इज अ लेस प्रोडक्शन, or you can say there's a reduction in the antibody production, and therefore जो उनकी कैपेसिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज वो भी कम हो जाती है। नाउ एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स वेयर ड्राई हीट इज यूज्ड। तो ड्राई हीट का तो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, टोस्टिंग था, बेकिंग था। ओके, नाउ आपको डिफरेंस बताना है लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट में। तो लिक्विड डाइट के पहले हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। लिक्विड डाइट के एग्जांपल कौन से होते हैं, वाटर, स्ट्रेन्ड फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, लाइम जूस,
नींबू पानी जैसे आप बोलते हो, तो ये लिक्विड डाइट के एग्जाम्पल है। सॉफ्ट डाइट के कौन से होते हैं? खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया। तो लिक्विड डाइट कौन से होते हैं? ये वो फूड होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में सर्व किए जाते हैं। सॉफ्ट डाइट कौन से होते हैं? जो वो फूड जो सॉफ्ट होते हैं इन कंसिस्टेंसी, यानी च्यू करने में इजी रहता है और काफी डाइजेस्टेबल फूड्स होते हैं। नाउ आपको थेरेपेटिक डाइट प्लान करनी है फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट है 1600 कैलोरीज की। तो इसका मैं एक तो आपको रीड एक एक नहीं करूंगी, पर पेपर में आता है, ये आया हुआ है, ये 10 ईयर से ही क्वेश्चन मैंने पिक किया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप कैसे उसकी डाइट प्लान करोगे? अर्ली मॉर्निंग का लिखोगे, ठीक है, कि अर्ली मॉर्निंग में मेन्यू आपने एक तो फर्स्ट कॉलम की हेडिंग मील, देन मेन्यू एंड देन अमाउंट। तो अर्ली मॉर्निंग का जैसे मैं एक बारी पढ़ के बता देती हूँ आपको, यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। तो अर्ली मॉर्निंग में कोकोनट वाटर, ठीक है, या बिस्किट, एंड कोकोनट वाटर कितना? 1 ग्लास, और बिस्किट कितने? 2। और ब्रेकफास्ट में सूजी, उपमा, इडली, जो बहुत बिल्कुल ही लेस स्पाइसी होनी चाहिए, बनाना, एप्पल जूस, राइट। और सूजी उपमा आप दे सकते हो 1 बाउल, राइट। इडली अगर है तो 2 पीस दे सकते हैं, बनाना 1, एप्पल जूस 1 ग्लास। तो इस तरह आपको पेपर में, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, तो इसी तरह आपको पेपर में यू आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ दिस इन द टेबुलर फॉर्मेट। जो भी डाइट प्लान होगा आपको इस तरह ही लिखना है, राइट। तो इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ। आपको अर्ली मॉर्निंग का बताना है, ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग टी, डिनर, एक्सेट्रा। नाउ डायरिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए डायरिया में क्या होता है, जो स्टूल्स होते हैं वो उसमें काफी वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी बॉडी से ज्यादा पानी जो है वो लूज हो रहा है, ठीक है। सो स्टूल्स ऑल्सो कंटेन हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है डायरिया की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में। उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इसलिए डायरिया जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि दोनों चीजों की कमी हो जाती है डायरिया की वजह से। एक तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, एंड सेकंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, हाउ न्यूट्रिशनल स्टेटस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन के जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस पे। न्यूट्रिशनल स्टेटस का क्या मतलब है? ये इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमें बेसिकली इसमें क्या समझना है कि कैसे इन्फेक्शन की वजह, इन्फेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर। इन्फेक्शन की वजह से एपिटाइट, देयर इज अ लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। सो ये देखिए, इलनेस एंड मेडिकेशंस लाइक एंटीबायोटिक्स कैन रिड्यूस एपिटाइट। आपने देखा होगा कि अगर फीवर भी अगर सपोज हमें होता है और हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है, हमारे जो टेस्ट है, टेस्ट बर्ड्स है, हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो हम फूड इनटेक कम करते हैं। तो अगर ऐसे इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं उससे हमारा खाने का मन नहीं करता है, दिस अ लॉस ऑफ एपिटाइट। देन सेकंड, कल्चर प्रैक्टिसेस। कल्चर प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है कि जैसे कॉमन प्रैक्टिसेस सच एज रिस्ट्रिक्टिंग सॉलिड फूड्स कैन वर्सन न्यूट्रिशन। तो नॉर्मली क्या, देखो प्रैक्टिसेस रहती है कि अगर बीमार है घर में कोई, तो हम सॉलिड फूड में ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इससे जो न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन और ज़्यादा जो चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम फूड वैरायटी को लिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। देन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन gets decreased।
तो इन्फेक्शन से जो इंटेस्टाइन की एबिलिटी है कि वो इंटेस्टाइन का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इन्फेक्शन से इंटेस्टाइन की जो ये एबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की, वो कम हो जाती है, राइट. देन वॉर्म पैरासाइट इन्फेक्शंस, सो इट कैन कॉज जो इंटेस्टाइनल अगर पैरासाइट्स जो हैं ये, उससे माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, एनीमिया, वेट लॉस, ये सब इन्फेक्शन की वजह से होते हैं. प्रोटीन लॉस भी हो जाता है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है डाइट थेरेपी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से करिए. सो प्रिंसिपल्स क्या है डाइट थेरेपी के, ताकि मेन प्रिंसिपल है डाइट थेरेपी का कि न्यूट्रिशनल कंडीशन को मेंटेन रखना, डेफिशिएंसीज या डिजीज, ये जो इम्प्रूव डेफिशिएंसीज, राइट, एंड वन शुड प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट टू द बॉडी, ये भी ऑब्जेक्टिव है, and help metabolize the nutrients, make changes in body weight when necessary. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिफरेंस बताना है क्लियर लिक्विड डाइट में एंड फुल लिक्विड डाइट में. सो क्लियर लिक्विड डाइट कौन सी होती है, ये वो फूड और फ्लूइड्स होते हैं जो दे आर क्लियर, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट. सो मेन पर्पस क्यों दिया जाता है, क्लियर लिक्विड डाइट क्यों प्रोवाइड की जाती है, टू प्रिवेंट दी डिहाइड्रेशन, राइट. डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए क्लियर लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है. सो इसमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत कम होते हैं और रफेज और फाइबर भी कम होता है. एग्जाम्पल क्या है क्लियर डाइट के, लाइम जूस हो गया जिसको नींबू पानी बोलते हो, देन वाटर, स्ट्रेन फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, राइस कांजी, एक्सेट्रा, राइट. फुल लिक्विड डाइट कौन सी होती है, ये फूड और वो फ्लूइड्स हैं जो लिक्विड होते हैं या सेमी लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. तो जैसे एग्जांपल अगर आपको पहले पढ़ना है तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्रीम सूप्स, वेजिटेबल सूप, दाल सूप, स्ट्रेन फूड जूस, एक्सेट्रा. सो या मेन पर्पस क्या है फुल लिक्विड डाइट का, जो भी लोग इनकैपेबल होते हैं, जो खाना च्यू नहीं कर सकते या स्वेलो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए फुल लिक्विड डाइट जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें उनको दाल सूप या फिर टमाटो सूप, वेजिटेबल सूप प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट. ज़्यादातर ये पेशेंट जो होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, मतलब उनके लिए ये वाली फुल लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है, राइट. नेक्स्ट यूनिट 2 पे आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दिस, डाइट इन हेल्थ एंड डिजीज, कॉज, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, क्लिनिकल सिम्टम्स एंड डाइटरी मैनेजमेंट. तो इसमें आपको दो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं डाइटरी मैनेजमेंट के ड्यूरिंग सब एक्यूट फीवर. क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पेपर में पढ़ना है. आप देखिए इसमें एक्यूट फीवर की बात की गई है या सब एक्यूट फीवर की बात की है, ध्यान से पहले पढ़ेंगे एंड देन यू विल राइट डाउन द आंसर. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डाइटरी मैनेजमेंट का ड्यूरिंग सब एक्यूट फीवर, कि न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करें, राइट. जिस भी पेशेंट को सब एक्यूट फीवर है उसका डाइटरी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि उसको ऐसी डाइट प्रिस्क्राइब करें जो शुड बी रिच इन न्यूट्रिशन. देन वो डाइट प्रिस्क्राइब करें जो should which is able to restore nitrogen balance, right, and then it should provide relief to symptoms, right, and वो डाइट हो जो मेंटेन करे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड अवॉइड इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आपको सैंपल मेन्यू बताना है, प्रिपेयर करना है फॉर एन एनोरेक्सिक पेशेंट, राइट. तो इसमें भी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग लंच, मिड आफ्टरनून इवनिंग डिनर, तो ये सारा
आपको इस तरह पेपर में जब पूछे सैंपल मेन्यू, तो आपको बताना है कि अर्ली मॉर्निंग में क्या प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे पेशेंट के लिए, मिल्क शेक या और मिल्क विद एनी सप्लीमेंट नट्स ऐसे. देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स कॉजिंग ओबेसिटी. सो ओबेसिटी क्या है या ओवरवेट क्या है, ये क्यों होता है? क्योंकि when you are having the food much more than what is required by your body, so food intake में और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है इसमें जब इम्बैलेंस होता है, फूड इनटेक मतलब जो आप खा रहे हो, ठीक है, देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन दैट एंड जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, मतलब आप कितना फूड जो आपने इनटेक किया है उसको आपने कितना यूज किया है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो जब भी फूड इनटेक ज्यादा होता है और आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो उसी की वजह से वेट ज्यादा बढ़ जाता है और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी. सो आपको फैक्टर्स बताने जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है. तो पहला तो है कि आप इनटेक यानी ओवर ईटिंग ज्यादा कर रहे हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे कोई भी, बस आप खाते ही जा रहे हैं ऑल द टाइम, ओवर ईटिंग कर रहे हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, यू आर सिटिंग एट वन प्लेस एंटायर डे, आप कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. और जो एक्सेस एनर्जी आपने इनटेक की है, आपने ज्यादा जो फूड इनटेक किया है, वो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है. सो आपका ये रीजन है. अच्छा, फिर ये वाले भी जो मैंने ये टेबुलर फॉर्म में, ये वाला, ये भी आप लिख सकते हैं कि हाई इनटेक ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड शुगर स्वीटन सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ज्यादा ले रहे हैं, फ्रूट जूसेस ज्यादा ले रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ फूड ईटन आउटसाइड द होम. आजकल ये देखा गया है कि सभी ज्यादातर टीनेजर्स बाहर खाना खाते हैं, घर का खाना किसी को पसंद नहीं है. Sorry, this is also one of the reason of obesity, right? And alcohol etc, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Then draw a table enclosing the ORS guidelines फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन आपको पता है कि जब भी अगर डिहाइड्रेशन होता है, पानी की जो रिक्वायरमेंट जितनी होती है बॉडी में, उतनी पानी पानी नहीं मिल पा रहा है, उतना वाटर नहीं बॉडी ने एब्जॉर्ब अभी तक किया, तो उसी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो उस केस में ORS रिकमेंड किया जाता है, जो जिसमें बेसिकली सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन है. तो ORS गाइडलाइंस आपको बतानी है कि अगर एज लेस देन 6 मंथ्स है तो ठीक है, उस केस में क्वार्टर ग्लास और कप, 7 मंथ्स टू लेस देन 2 years है तो क्वार्टर टू हाफ ग्लास कप एक्सेट्रा. तो ये ORS गाइडलाइंस है. तो 2 up to 10 years हाफ टू 1 ग्लास और कप, राइट. तो ये इस अगर आप इतना कंज्यूम करोगे, सो देन डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी. सो यू हैव टू ऑफर क्वार्टर ग्लास और कप टू लेस देन 6 मंथ्स जिसकी भी एज है. तो आप ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन डायरिया क्या है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरिया एक्सप्लेन करने हैं. डायरिया क्या है, जब आप 3 or more लिक्विड या वाटरी स्टूल डे में पास करते हो, राइट. सो उसी कंडीशन को बोलते हैं डायरिया, राइट. फ्रीक्वेंट आप पास कर रहे हो वाटरी स्टूल्स, उसी को बोलते हैं डायरिया. कौन से टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरिया आर देयर, एक्यूट वाटरी, परसिस्टेंट डायरिया. तो एक्यूट वाटरी में इट इज ये जो है लेस देन 14 days तक प्रॉब्लम रहती है, परसिस्टेंट में मोर देन 40 days तक रहती है. देन डायसेंट्री, जिस ये वो सिचुएशन है जिसमें स्टूल इज देयर इज अ स्टूल विद ब्लड और म्यूकस. नाउ नेक्स्ट है आपको सैंपल मेन्यू बनाना है फॉर पेशेंट जिसकी इतनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है 3000. सो किलो कैलोरीज रिक्वायरमेंट इतनी है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट. इस तरह आपको पेपर में लिखना है. सॉरी.
देन रवि जो है 2 ईयर ओल्ड बॉय है, और हिस्ट्री क्या है उसकी कि ही फ्रिक्वेंटली ही पास द स्टूल्स। इज ही सफरिंग फ्रॉम डायरिया? यस, क्योंकि ही इज फ्रिक्वेंटली पासिंग लूज और वाटरी स्टूल्स। आपको एक सिम्टम बताना है डायरिया का, फ्रीक्वेंटली वाटर स्टूल्स, डिहाइड्रेशन, ठीक है, और कोई और भी आप बता सकते हैं जैसे एब्डोमिनल क्रैक्स, फीवर, वीकनेस एक्सेट्रा। अब आपको नेक्स्ट बताना है डायरिया, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायसेंट्री। सो डायरिया में जो है फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स होता है ड्यू टू इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड फूड। डायसेंट्री जो है वो सीवियर फॉर्म है बेटा डायरिया का, जहाँ पे स्टूल के साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब आपको बताना है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिसको पेपर में शॉर्ट फॉर्म में टीबी करके भी लिखा जा सकता है, राइट। सो आपको इसमें टीबी पेशेंट्स के लिए क्या आप डाइटरी प्लान करेंगे, किस तरह कैसे उसको उसके डाइट को मैनेज करेंगे। आपको पेशेंट्स को एनकरेज करना है कि वो 6 स्मॉल मील्स पर डे ले इंस्टेड ऑफ 3, ठीक है। तो 3 की जगह नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जो पर्सन होता है वो 3 टाइम्स मील लेता है एक दिन में, लेकिन आपको टीबी पेशेंट्स को इनकरेज करना है कि दे शुड हैव स्मॉल, चाहे मील्स हो लेकिन वो दिन में 6 बारी मिनिमम 6 मील्स पर डे ले, राइट। देन जो मील है इट शुड बी एपेटाइजिंग इन अपीयरेंसेस। आपको ये ध्यान में रखना है उनकी डाइट प्लान करते हुए कि मील जो है वो अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा एपेटाइजिंग हो, टेस्ट अच्छा हो, उसका एनर्जी प्रोवाइड करे। देन यू हैव टू रिकमेंड हाई एनर्जी प्रोटीन ड्रिंक्स, और जो हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल, शुगर, एग्स एक्सेट्रा, तो वो भी यूज कर सकते हैं पॉरेज में एक्सेट्रा, राइट, ग्रेवीज में। और एटलीस्ट 500 मिलीलीटर से 1 लीटर मिल्क या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जैसे योगर्ट एक्सेट्रा शुड बी कंज्यूम डेली। नाउ आपको कॉज बताना है, प्रिवेंशन और डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ टीबी। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये वाला, इसको मैं एक बार कर देती हूँ क्लीन, दिस वन। ये हम ऊपर क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, तो इस वाले में कॉज और प्रिवेंशन पढ़ेंगे। टीबी का टीबी क्या है, फीवर है, क्रॉनिक फीवर है, जो कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया है, दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से टीबी होता है। ये डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और जब भी जो ये टीबी पेशेंट होता है, जब भी वो कफ करता है तो एयर में जो ड्रॉपलेट्स कफ की वजह से स्प्रेड होती है, ठीक है, तो और उसके साथ सपोज कोई बैठा हुआ है तो थ्रू एयर इट स्प्रेड्स टू द अदर पर्सन ऑल्सो। सो ये इफेक्ट करता है लंग्स को एक्सेट्रा, अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। प्रिवेंट कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन से। ये जो वैक्सीनेशन है BCG वैक्सीन, ये भी पेपर में आपका 1 मार्क आ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ BCG। सो वैक्सीनेशन से डायग्नोज कर प्रॉपर अर्ली डायग्नोज डिटेक्ट कराना चाहिए, एंड अगर डायग्नोज हो गया और पता लग गया कि टीबी है तो ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल, राइट, विद द एंटीबायोटिक्स। देन हाइजीन प्रैक्टिसेस जो हैं, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड, कि जब भी कफ या स्नीज कर रहे हैं तो माउथ शुड बी कवर्ड, वन शुड वियर अ मास्क एक्सेट्रा। एंड जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है। जो जैसे टीबी पेशेंट हैं दे शुड बी आइसोलेटेड ताकि वो स्प्रेड ना करें दूसरे, क्योंकि ये जो है इट गेट्स स्प्रेड थ्रू द एयर ऑल्सो। देन इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, सैनिटेशन बेटर होना चाहिए। सिम्टम्स बताने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टीबी पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, दे आर इन कैटाबॉलिक स्टेट,
लीडिंग टू मसल वेस्टिंग। फिर लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, फीवर, फैटीग, परसिस्टेंट कफिंग, ये भी सिम्टम है टीबी पेशेंट के। एंड इनमें जो विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी पाई जाती है, एंड देयर इज अ लो बॉडी मास इंडेक्स। अब चाइल्ड ओबेसिटी इज ऑन इंक्रीज। आपको दो रीजन बताने कि आज की डेट पे देखा गया है कि काफी सारे बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई। क्योंकि जो ट्रेडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच फूड होते थे, जो पहले घर में बनते थे खाने ट्रेडिशनली, और जो काफी रिच होते थे इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो आजकल कोई खाता ही नहीं है। वो रिप्लेस हो गए हैं बाय मार्केटेड शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। बच्चे ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, पेस्ट्रीज खाते हैं, तो उसकी वजह से एक जो है, इसलिए चाइल्ड ओबेसिटी ज्यादा दिखने को मिलती है। देन सॉल्टी और शुगर फूड्स जो है, इसकी वजह से भी ओबेसिटी होते हैं। चिप्स के पैकेट बच्चे काफी कंज्यूम करते हैं, राइट। फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है, और जितना भी उनका फ्री टाइम होता है वो टीवी के आगे बैठे रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, फिजिकली इनएक्टिव होते हैं। देन आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कौन से फूड यूज होने चाहिए और कौन से अवॉइड होने चाहिए फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, राइट। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देन सिम्टम्स बताने हैं टाइफाइड पेशेंट के कि फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, ये एक सिम्टम है। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एब्डोमिनल पेन एंड इंक्रीज बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर आपको पता होना चाहिए। ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस व्हाइल एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जब आप रेस्ट, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, तो भी आपकी बॉडी में इतनी मिनिमम एनर्जी तो आपको चाहिए चाहिए, ताकि जो आपकी बॉडी है वो एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सके। एसेंशियल फंक्शन जैसे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटिंग ब्लड एक्सेट्रा, राइट। और नेक्स्ट क्या इसमें सिम्टम होता है टाइफाइड पेशेंट का कि मैसिव लॉस ऑफ बॉडी मास, ठीक है, देन डिक्रीज इन एडिपोज एंड ग्लाइकोजन टिश्यू, एक्सेसिव डायरिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। तो आपको ये लिखना है। नाउ गिव द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ओबेसिटी हैज ऑन हेल्थ। तो ये क्वेश्चन तीन फॉर्म से आपसे पूछा जा सकता है कि ओबेसिटी का क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है हेल्थ पे, या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है ओबेसिटी की, या क्या वार्निंग सिम्टम्स है डायबिटीज के। तीनों का आंसर एक ही है कि डायबिटीज की वजह से फ्रीक्वेंट एंड इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट होता है। तो ये एक सिम्टम है या कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से, ठीक है। माउथ जो है वो थर्स्ट एंड ड्राई रहता है, और एपिटाइट काफी, हंगर इंक्रीज एपिटाइट, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। देन फैटीग और लैक ऑफ एनर्जी। डायबिटिक पेशेंट हमेशा इरिटेट, उसको इरिटेटेड रहता है और बहुत जल्दी थक जाता है। फैटीग, बहुत थकावट रहती है, राइट। वेट लॉस होता है, ब्लरी विजन होता है, इन्फेक्शंस काफी जल्दी हो जाते हैं, स्किन, देन वेजाइनल इन्फेक्शंस, कट, सोर्स, स्लो टू हील एक्सेट्रा। सो डायबिटीज की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस जो भी हैं, एंड दैट अफेक्ट every organ in the body, including heart, blood vessels, eyes, kidney, etc. Now, what would be your proposal to stop the increasing rate of obesity? तो अगर obesity को रोकना है स्कूल चिल्ड्रन में, तो क्या आप प्रपोजल देंगे? You have to educate the child, ठीक है, कि न्यूट्रिशन के बारे में बताना है,
You have to improve the school meal quality एंड फ्रेश फूड्स बच्चों को देने हैं, उनको बताना है कि हेल्दियर मील्स की क्या इम्पोर्टेंस है। फिजिकली एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी है वो इट शुड बी इंक्रीज्ड, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट, राइट। सो देन पॉलिसी चेंज, यानी कि जो जंक फूड है उन कंट्रोल होना चाहिए। एंड यू हैव टू मोटिवेट द चाइल्ड बाय गिविंग इंसेंटिव्स, ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट कर सके। आउटलाइन एनी फोर मेटाबॉलिक चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग फीवर। तो फीवर में कौन से चेंजेस आते हैं? इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, फीवर में ये भी होता है, बीएमआर आपका बढ़ जाता है। देन ये जो फैट टिश्यूज है और ग्लाइकोजन स्टोर है ये कम हो जाते हैं। इंक्रीज कैटाबॉलिज्म एंड फ्लूइड काफी ज्यादा एक्सेलरेटिव लॉस हो जाता है बॉडी से। What do you understand by the term obesity? Write two methods for implemented for assessment of obesity. Outline the measures to prevent obesity. तो obesity की definition आपकी ये रही। obesity क्या condition है जिसमें abnormal आपका body में fat accumulate होता है, ये वाली definition आप कर सकते हैं, ठीक है। then उसके बाद आपको पूछा गया था दो methods बताने हैं for assessing the obesity। तो पहला तो है आपका, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, दिस वन, BMI दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। ये वाला फॉर्मूला आप इसमें, दिस वन, ये वाला मैं एक बार दोबारा इसको कर देती हूँ। स्पेस थोड़ा सा कम है इधर, यस, ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे। फिर BMI के बाद है वेस्ट हिप रेशो, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लिखेंगे पेपर में। तो ये दो तरीके हैं जिससे जो ओबेसिटी है आप उससे असेस कर सकते हो। तो अगर आपका वेस्ट हिप रेशियो इज मोर देन 0.9 अमंग मेन एंड 0.85 इन वुमेन, तो इसका मतलब देयर इज अ रिस्क, दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। फिर आपको बताने हैं कि किस तरह आप ओबेसिटी जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो बाय डेवलपिंग दी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग स्ट्रेटेजीज में आप लिख सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटीज प्रमोट करनी, राइट। नेक्स्ट आपको दो डिफरेंस बताने हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा का। तो फर्स्ट वन आपका ये रहा एंड सेकेंड ये रहा। फर्स्ट वन में कोई हमेशा एक फियर रहता है वेट गेन का, राइट, सो और बिकमिंग फैट। तो जो पेशेंट है अगर इस केस में फर्स्ट में हमेशा उसको फियर रहता है कि उसका वेट फ्यूचर में गेन हो जाएगा या वो ही विल बिकम फैट, राइट, जबकि उसका प्रेजेंट स्टेटस जो है वो चाहे वो अंडर वेट भी हो लेकिन उसको ये फियर हमेशा रहता है कि ही में बिकम फैट। सो इसकी वजह से वो क्या करता है, हमेशा मील्स को अवॉइड करता है, डाइटिंग करता है। तो ये वो सिचुएशन है। लेकिन सेकंड केस में द पर्सन व्हाट ही डज कि खाने के बाद जब भी वो फूड खाता है तो वो खुद ही सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, ठीक है। जैसे टंग में अपनी, अगर आप नोट करेंगे सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कैसे की जाती, क्या मतलब है, ये कैसे होता है कि आपने जैसे ही खाना खाया और टंग में अपनी आपने एंड तक, टंग के एंड तक फिंगर ले गए तो आपको एक वॉमिट सेंसेशन या सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है। तो फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस होता है वेट में। और what you do in this situation, you eat large amount of food in a short time। okay, next question आपको बताना है, फ्लो चार्ट बनाना है टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर और एक्सप्लेन कि कैसे बीएमआर जो है इट इज अफेक्टेड ड्यूरिंग फीवर। तो आप ये देख सकते हैं फीवर की तीन क्लासिफिकेशंस है, एक्यूट,
सब एक्टिव एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट में क्या है, लेस देन 7 days इन ड्यूरेशन है, ठीक है। तो 7 days से कम होता है एक्यूट फीवर, एग्जाम्पल मलेरिया। देन सब एक्यूट में जो है इट इज नॉट मोर देन 2 weeks, एग्जाम्पल टाइफाइड। क्रॉनिक में मोर देन 2 weeks, जैसे इसमें ट्यूबरक्लोसिस, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है फीवर की वजह से बीएमआर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो बीएमआर क्या है, ये वो रेट है जो बॉडी जो है इट यूजेस द एनर्जी। जब भी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो बॉडी जो मेन नेसेसरी फंक्शंस है जैसे ब्रीदिंग वगैरह वो कर सके। सो जब भी फीवर होता है तो देयर इज अ इंक्रीज इन बीएमआर, राइट। तो आप ये इसमें मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स included liberally or avoid in the diet of a 35 years old woman who is suffering from tuberculosis। तो आपको एक डाइटरी रिकमेंडेशन बतानी है टीबी पेशेंट की कि डाइट में कौन से फूड इंक्लूड करने चाहिए और कौन से नहीं। तो कौन से इंक्लूड करने चाहिए, सीरियल्स, मिलेट्स, हाई एनर्जी प्रोटीन ड्रिंक्स, और वो फूड जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है जैसे एग, चीज, नट्स, ऑयल सीड्स, सीजनल फ्रूट्स। और कौन से नहीं इंक्लूड करने चाहिए, रिफाइंड फूड्स नहीं करने चाहिए, स्ट्रॉन्गली फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, एक्सेस फैट वाले फूड्स अवॉइड करने चाहिए, स्पाइसी फूड्स, पिकल्स वगैरह सब अवॉइड करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बताना है ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्वेश्चन को, देन इट विल बी इजी। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस, सो just a second beta, yeah, let me highlight this. What are eating disorder? Explain 2 types of eating disorder. तो आपको वेज भी बताने हैं हाउ टू मैनेज द ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, ये एक तरह से इलनेस है जहाँ पे जो लोग हैं दे एक्सपीरियंस डिस्टर्बिंग इन देयर ईटिंग पैटर्न, राइट। तो जो भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो सफर कर रहे होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर से, दे बिकम प्री ऑक्यूपाइड विद द फूड एंड देयर बॉडी वेट। तो बेसिकली जो ईटिंग पैटर्न्स है वो काफी डिस्टर्ब्ड होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। तो देर आर 3 टाइप्स बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। सो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, एक्सेसिवली इंडल्ज करते हो आप ईटिंग में। जो इंडिविजुअल को ये वाला डिसऑर्डर होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव खाता है, ठीक है, एक्सेसिव इंडल्ज इन ईटिंग, राइट। सो जितना भी फूड इनटेक वो करता है इट इज लार्जर देन he would eat under this normal circumstances. Then comes बुलिमिया नर्वोसा, ये मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें जो इसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इंडिविजुअल इनटेक करता है शॉर्ट टाइम स्पैन में, लेकिन फिर वो उसके खाना खाने के बाद सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, राइट। और ये वाला भी आपको बताया है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें चाहे इंडिविजुअल का वेट कम हो लेकिन उसको हमेशा जो है हमेशा ये लगता है कि ही में गेन द वेट, राइट। सो वो डाइटिंग करता है और खाना नहीं खाता है। सो ये फीचर्स है। ट्रीटमेंट क्या है ईटिंग डिसऑर्डर का, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। बट आपके जो पेपर में बेसिकली आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, राइट। 4 सिम्टम्स बताने हैं बुलिमिया नर्वोसा के और रेमेडीज बताने हैं।
तो रेमेडीज में तो ऊपर ये वाला भी था कि न्यूट्रिशनल इंटेक स्टोर करना है एक्सेट्रा, ये सारा आप ले सकते हैं। सो सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिवली और एक्सरसाइजिंग और डाइटिंग एक्सेसिवली। यहाँ से पढ़ते हैं पहले इसका, ये यहाँ सॉरी। सिम्टम्स क्या है? जो वेट है वो काफी उसमें फ्लक्चुएशंस रहते हैं, और शॉर्ट टाइम में वो person eats a large amount of food in short time, then self indulge induce vomiting। तो ये तो पढ़ा था। सिम्टम्स में आपका ये भी आ सकता है, डिप्रेसिव मूड रहता है, swollen glands होते हैं, टूथ डिके होता है, राइट, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं वुमेन में, और ओवर ईटिंग इन रिएक्शन टू इमोशनल स्ट्रेस एक्सेट्रा। सो रेमेडीज में आप ऊपर वाला बता दोगे। नेक्स्ट आता है डायरिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये हम कर चुके हैं तो क्वेश्चन रिपीट है। देन फ्लो चार्ट बताना है टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर, ये भी रिपीट है, राइट। फिर इसी तरह एक तो जब भी आपको क्लासिफिकेशन आएगा, एक तो उसमें आपको ये वाला जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाला हम बनाएंगे, और देयर आर अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर, कंटिन्यूस फीवर, रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। सो कंटिन्यूस फीवर में टेम्परेचर जो है वो इट रिमेन्स अबव नॉर्मल, तो बिना फ्लक्चुएशन के जो है टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल। रेमिटेंट में क्या होता है? टेम्परेचर फॉल डेली बट नॉट टू नॉर्मल, टेम्परेचर गिरता तो है बट नॉर्मल नहीं होता है। और इंटरमिटेंट में टेम्परेचर राइज एंड फॉल करता रहता है। और रिलैप्सिंग में फीवर थोड़ा टाइम के लिए सबसाइड कर जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रीअपेयर होता है। नाउ expand the term ORT, ये पेपर में 1 मार्क कर भी आ सकता है। ORT का फुल फॉर्म ये रहा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, राइट। सो आपको बताना है हाउ ORT इज इफेक्टिव वे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। ORT जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए ट्रीटमेंट है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ज्यादातर तब होता है जब डायरिया हो, तो ORT में क्या क्या होता है? कंप्लीट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इट इज मेड ऑफ शुगर सॉल्ट, राइट, होम फ्लूइड्स विदाउट इंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड सॉल्ट। सो ORT बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन दी, बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके, अब आपको बतानी है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। सो आपको वो डाइट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जो जिसमें प्रोटीन हो, कैलोरीज हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो और मॉडरेट फैट हो, ठीक है। तो शुरू में तो लिक्विड या फुल लिक्विड डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे पर्सन का एपेटाइट इम्प्रूव होता है, राइट, सो लो फाइबर सॉफ्ट डाइट में बी गिवन, स्लोली आप पर्सन को नॉर्मल डाइट में लेके आ सकते हैं। ओके, व्हाट डू मीन बाय ओबेसिटी, ये हम कर चुके हैं, डन। बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस आपको बताना है ताकि वेट लॉस हो सके और ओबेसिटी हम प्रिवेंट कर सके। तो ओबेसिटी की डेफिनेशन तो हम कर ही चुके हैं, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में आप क्या सजेस्ट करोगे ताकि ओबेसिटी ना हो? एक्टिव लाइफस्टाइल हो, टीवी कम देखें बच्चे, और अनहेल्दी फूड ना खाएं, ठीक है। शुगर, स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस अवॉइड करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इनटेक करें, इम्प्रूविंग स्लीप, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एक्सेट्रा। तो ये बहुत जनरल पेपर है बेटा, ठीक है। एक अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ध्यान से, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, दोबारा पढ़िए, या अगर आप आपने एक बारी वीडियो देख लिया है उसे दोबारा आप देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम एज वेल। ओके, नेक्स्ट
You have to differentiate between anorexia nervosa and binge eating. Binge eating, इसमें एनोरेक्सिया में क्या होता है, वेट लॉस, डाइटिंग, ठीक है, जो इंडिविजुअल है उसको डर लगता है कि वेट गेन ना करे, वो खाना ही नहीं खाता और डाइटिंग करता है और हंगर को डिनाई कर देता है, ठीक है, फियर ऑफ वेट गेन। और बिंज ईटिंग में एक्सेसिव ईटिंग होती है। देन सोशल फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसकी वजह से विच कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर। सो आप ये वाला इसमें देख सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है टाइफाइड फीवर का। रॉन्ग डिफेकेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, सो ये एक रीजन ये भी है। पर्सनल हाइजीन जो अगर कम है, अनहाइजीनिक हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, फूड हाइजीन के लो स्टैंडर्ड्स हैं एंड हेल्थ इग्नोरेंस, ये कुछ रीजन है। नाउ नेक्स्ट आपको बताना है, यू हैव टू प्लान हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट टाइफाइड फीवर। तो आप क्या करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपनी कम्युनिटी में अबाउट वैक्सीनेशन अगेंस्ट टाइफाइड फीवर, कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन। देन व्हाई टाइफाइड फीवर इज प्लेस्ड अंडर कैटेगरी ऑफ सब एक्यूट फीवर। क्योंकि इसको क्यों बोला जाता है सब एक्यूट, क्योंकि इट लास्ट फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स और पर्सन जो है इसमें रिकवर कर जाता है आफ्टर द फीवर, इसलिए इसको सब एक्यूट फीवर की कैटेगरी में डाला जाता है। देन आपको एक्टिविटीज की लिस्ट बनानी है स्कूल चिल्ड्रन के लिए टू प्रिवेंट ओबेसिटी। तो ये हम रिपीट ही है क्वेश्चन। हेल्दी फूड्स परचेज करना, रेगुलर मील्स प्रैक्टिस करना, ठीक है, और बच्चों को ये इनकरेज करना कि वो तभी खाएं जब उन्हें भूख लगे, जब वो हंग्री हो, और धीरे धीरे स्लोली खाएं। देन रेफ्रिजरेटर्स में जो भी आप फूड रखें शुड बी फैट फ्री एक्सेट्रा, फ्रेश फ्रूट्स रखिए। ओके, नाउ अब आपको बताना है पेशेंट्स जो हैं ऑफन सफर विद लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यूरिंग फीवर, उनको भूख नहीं लगती है फीवर में, तो आपको फूड सजेस्ट करने हैं ताकि दे शुड यू नो यू हैव टू सजेस्ट द टाइप ऑफ फूड जिसको देने से, सजेस्ट करने से अगर वो वाला फूड इनटेक करते हैं तो देयर एपिटाइट विल इम्प्रूव। तो इसका मैं ये वाला एक एक आइटम नहीं रीड करने वाली बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिर्फ एक आइटम मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, रीड कर लेते हैं। फूड आइटम्स कौन कौन से होने चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स जैसे फ्लूइड्स जैसे जूसेस, सूप, कोकोनट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, राइट, ये आप सजेस्ट कर सकते हो। मिल्क बेस्ड बेवरेजेस एक्सेट्रा। और कौन से आपको अवॉइड करने हैं, थिक क्रीमी सूप्स। फीवर में आपको ऐसी आइटम्स जो इस साइड में है ये नहीं देनी है और लेफ्ट वाली देनी है। देन ये आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, ठीक है। तो अगर पेपर में अगर आपको आ जाता है कुछ बतानी है आइटम्स आपको जो सजेस्ट करनी है, तो आपको ये 6 आइटम्स लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखना है। मैंने इस वाले आंसर में फूड आइटम्स टू अवॉइड भी लिख दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ फूड आइटम टू इंक्लूड मेंशन करनी है इस क्वेश्चन। नाउ गिव 4 फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी, तो ये भी हम कर चुके हैं, राइट, ये रिपीट ही है, पहले कर चुके हैं ना। नाउ व्हाट इज डायरिया, ये भी बताया था, डायरिया वो है जिसमें लूज या लिक्विड स्टूल्स इंडिविजुअल पास करता है। फ्लोर चार्ट बताना है टाइप ऑफ डायरिया में, ये भी हम कर ही चुके हैं। एक्यूट वाटरी परसिस्टेंट डायरिया, डायसेंट्री, और आपको होममेड और फूड बेस्ड ओआरटी के बारे में बताना है। तो ये इसका है, होममेड में शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, फूड बेस्ड सॉल्यूशंस में राइस वाटर विद सॉल्ट, दाल वाटर विद सॉल्ट, बटर मिल्क एक्सेट्रा। नाउ Govind has diarrhea for 2 weeks and has been advised to have liquid diet. Suggest 2 suitable dishes for him along with the type of food should be avoided by the patient suffering from diarrhea. तो आपको 2 मेथड्स बताने हैं
दो डिशेस बतानी है along with the type of food, right, should be avoided. तो आपको दो सुटेबल डिशेस बतानी है उसको, तो आप ये बता सकते हैं राइस वाटर विद सॉल्ट, दाल वाटर विद सॉल्ट एक्सेट्रा। और कौन से फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं अगर उस पेशेंट को जिसको डायरिया है। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने, हाई फाइबर फूड्स नहीं लेने हैं, और ग्रीसी फ्राइड फैटी फूड्स अवॉइड करना है, और स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं। अब आप आते हैं यूनिट 3 में, दैट इज डाइट इन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 2। तो अब आपको पहला एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। सो डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये मिनिमम प्रेशर होता है आर्टरीज में, राइट। जो ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर होता है बेटा वो ये है 120/80। तो जो डिनोमिनेटर है ये 80, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है बिटवीन द बीट्स, तो इसी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो डिनोमिनेटर जो 80 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक प्रेशर को। देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है, ये जो न्यूमरेटर है 120 वाला, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। देन आपको रिस्क फैक्टर्स बताने हैं हाइपरटेंशन के। तो दो तरह के रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स आप मॉडिफाई कर सकते हो, एंड नॉन मॉडिफाइबल, जिसको आप नहीं मॉडिफाई कर सकते, फिक्स्ड रहते हैं। तो मॉडिफाई कौन से हैं, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज एक्सेट्रा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनहेल्दी डाइट, तो ये अगर आप अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तो आपको हाइपरटेंशन होने के का रिस्क रहता है, ठीक है। और नॉन मॉडिफाइबल में आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो इंक्रीज्ड एज है एक्सेट्रा। देन व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, गिव 3 सिम्टम्स। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी जो है इट इज अनएबल टू डाइजेस्ट लैक्टोज, तो उसी को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। और लैक्टोज होता क्या है, ये वो कंपोनेंट है जो आपको मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो सिम्टम्स कौन से हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के, डायरिया, ब्लोटिंग, गैस एक्सेट्रा। अब आपको इसमें बताना है यू हैव टू गिव डाइटरी रिजाइम, किसके लिए, मिस्टर बत्रा 40-year-old ऑफिस एग्जीक्यूटिव है और उनको हाइपरटेंशन है, तो उनके लिए आपको एक डाइट मेन्यू या डाइटरी रिजाइम प्लान करना है। तो वो ये रहा, अगेन आई विल नॉट रीड, प्लीज यू आर एडवाइज टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड गिव हिम न्यूट्रिशन काउंसलिंग, आपको उनको देनी है। तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग में आप क्या उनको बोलोगे कि वेट लॉस, जिसके लिए उनको ये रिकमेंडेशन दी हुई है, ठीक है, आइडल बॉडी वेट मेंटेन करना है, हेल्दी डाइट जिसमें रिच फाइबर डाइट, ये सारा होल ग्रेन सीरियल्स, होल पल्सेस, होल फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उसी के कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 6 सोडियम कंटेंट फूड्स बताने हैं, तो जिसमें ज्यादा सोडियम कंटेंट होता है, पिज्जा, सूप्स, बर्गर्स, प्रोसेस्ड फूड्स लाइक सॉसेजेस, प्रोसेस्ड चीज, राइट, स्नैक्स जैसे नमकीन हो गया, फ्रेंच फ्राइज, सॉसेज, ये सारे हाई सोडियम कंटेंट है। देन आपको दो एग्जांपल बताने हैं HFSS फूड्स के। सो HFSS फूड्स कौन से होते हैं, चिप्स, फ्राइड फ्रूट्स, शुगर स्वीटेंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोक एक्सेट्रा, बर्गर। तो इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हाई फैट, सॉल्ट, शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। ये मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने से जो इसके आप जो है एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं, और इसी की वजह से इट लीड्स इनटू द hypertension. Now you have to differentiate between type 1 and type 2 diabetes. टाइप 1 क्या है, टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोला जाता है, और इसे
जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों में, एडोलेसेंट में आपको ये वाली डायबिटीज देखने को मिलती है, राइट। एंड टाइप 2 को जो है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोला जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर एडल्ट्स में होता है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होता है। नाउ यू हैव टू राइट अ नोट ऑन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन ही है डायबिटीज की, और ये कब होती है? इट अकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ ब्लड एसिड्स कॉल्ड कीटोन्स। तो जितना अगर आपकी बॉडी ज्यादा कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही है, जितना मोर देन दैट विच बॉडी कैन हैंडल, तो उसकी वजह से ही कीटोएसिडोसिस होता है। नाउ मेंशन द फूड टू बी अवॉइडेड एंड टू बी टेकन फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट को कौन से लेने चाहिए खाना, कौन सा फूड इनटेक करना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे ये हो गई कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एक्सेट्रा। और कौन सा अवॉइड करना चाहिए? मैदा, सूजी, वाइट ब्रेड, ये सब, राइस, पास्ता बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देन द लिवर इज अ की मेटाबॉलिक ऑर्गन। हाउ? लिवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, राइट, और मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, राइट। डाइजेशन जो है, इसके बाद आपको एक चीज इसमें याद रखनी है कि जब भी आप आंसर लिखें, पॉइंटर्स में लिखें। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि लिवर में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपके टॉक्सिक सब्सटेंस जो एंटर करते हैं थ्रू फूड, दे एंटर योर बॉडी थ्रू द फूड, तो ये डिटॉक्सिफाइड होते हैं थ्रू लिवर। लिवर हेल्प करता है इनको डिटॉक्सिफाई करने में। तो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। नेक्स्ट, गुप्ता जो है, मिसेस गुप्ता 55 इयर्स ओल्ड हैं। उनका ब्लड प्रेशर 150/95 है। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वेट रिड्यूस करें, सॉल्ट फ्री डाइट लें। तो आपको मेन्यू बताना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट अगेन। ये मैं शॉर्ट कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। ओके, अब आपको बताना है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। तो ये भी हम कर चुके हैं ऊपर, रिपीट है ये वाला क्वेश्चन भी बेटा। ओके, नेक्स्ट, आपको डायबिटीज के लिए न्यूट्रिशनल थेरेपी डिस्क्राइब करनी है इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। सो डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डाइटरी मैनेजमेंट के? कि डिजायरेबल बॉडी वेट हो, ठीक है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, न्यूट्रिशन मिले बॉडी को। सो उसके लिए आपको डूज एंड डोंट्स ये प्रिस्क्राइब करने हैं, राइट। कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, घी, बटर शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि ये सनफ्लावर ऑयल है, रिकमेंडेड है। डोंट्स में अवॉइड ईटिंग लार्ज मील, अवॉइड फास्टिंग, अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ फैट इन कुकिंग। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 मेन एस्पेक्ट्स इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज: डाइटरी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, एडहेरेंस टू मेडिकेशन, एजुकेशन। डायबिटिक एजुकेशन क्या है? सी, सिर्फ मेडिसिन से डायबिटीज नहीं कंट्रोल होता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज एजुकेशन जरूरी है, यानी कि लोगों को अवेयर करना विद द नॉलेज और वो टूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू मैनेज द डायबिटीज, ठीक है। अच्छा, ये भी हम कर चुके हैं, व्हाट इज डायबिटीज, कैसे ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज का रिस्क रहता है, इंक्रीज होता है। सी, ओबेसिटीज क्या है? ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, जो इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यूज टू इंसुलिन। तो जो टिश्यूज जो हैं, जो रिएक्ट सेंसिटिव होते हैं एंड दे रिएक्ट टू द रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन, उनकी सेंसिटिविटी ओबेसिटी की वजह से कम हो जाती है, राइट। देन सिम्टम्स: थर्स्ट, frequent urination, इंक्रीज हंगर। तो रिपीट ही हो रहा है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था कि सिम्टम्स बताने डायबिटीज के,
और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द डायबिटीज। सो सिम्टम्स तो हमने अभी यही वाले हैं कि डायबिटीज के हैं कि बहुत थर्स्ट, वहाँ द पेशेंट फील्स वेरी थर्स्टी ऑल द टाइम, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हंगर, फैटीग, वेट लॉस। और लेबोरेटरी से कैसे पता लगता है या डायग्नोस कर सकते हो कि एक इंसान को डायबिटीज है या नहीं? सो ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट से, राइट। देन इसको मैं ये एंड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज से। ओके, ठीक है, तो ये वाले हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट है ड्यूरिंग फास्टिंग एंड आफ्टर 2 hours ऑफ मील, एंड जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू more than or equal to 126 एंड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। तो ये सारे मेजरमेंट्स है, ये मैंने अभी इसको आप इसकी जगह आप टेबलर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो बेटर रहेगा आंसर। मैंने नेक्स्ट आई थिंक रिपीट ही है ये क्वेश्चन, टेबलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है, तो उधर आप उधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं हाइपरटेंशन के, और वो फूड्स बताने हैं जो अवॉइड करने चाहिए और लेने चाहिए पेशेंट को सफरिंग विद हाइपरटेंशन। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हाइपरटेंशन के? डैमेज टू ब्रेन, ये रहा, देन डैमेज टू किडनी, डैमेज टू हार्ट। और फूड कौन से अवॉइड करने चाहिए? वो ये रहे सारे, सॉल्टेड बटर, समोसा, कचौड़ी, राइट, ग्रेवीज विद सैचुरेटेड फैट। एंड फूड कौन से लेने चाहिए? जो फाइबर रिच हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोस्टेड चना एक्सेट्रा। ओके, explain the role of dietary factors in the cause of hypertension। सो कौन से ऐसे डाइटरी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, और कौन से डाइटरी चेंजेस जो हैं वो बेनिफिशियल हैं कि कंट्रोल कर सके हाइपरटेंशन को। सो डाइटरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अनहेल्दी डाइट्स, जैसे आप ये वाले फूड्स इनटेक कर रहे हैं, इससे हाइपरटेंशन होता है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक हो रही है, हाई कैलोरी डाइट्स ले रहे हैं, ठीक है, सो प्रोसेस पैकेज फूड्स खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। देन डाइटरी चेंजेस को क्या रिक्वायर्ड है कि सोडियम इनटेक कम करना चाहिए, फ्लूइड मेंटेन करने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, और न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए। 2 मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन, तो ये हम कर ही चुके हैं, ऊपर रिपीट है। डिफाइन सीलिएक डिजीज। सो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें जो इम्यून सिस्टम है इट रिएक्ट्स टू ग्लूटेन कॉजिंग डैमेज टू द इंटेस्टाइन, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है बेटा, जो पुअर न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो बहुत पुअर हो जाता है, जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, और देयर इज अ डैमेज टू द इंटेस्टाइन आल्सो। अब हाउ डज हाइपरटेंशन कॉज डैमेज टू आईज एंड ब्रेन? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपरटेंशन वेयर देयर इज अ डैमेज टू आईज एंड ब्रेन। अब इसमें पूछा हाइपरटेंशन की वजह से कैसे देयर इज अ डैमेज टू आईज एंड ब्रेन। सो हाइपरटेंशन जो है इट डैमेजेस द ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना। रेटिना की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है, जिससे हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाता है। और ब्रेन को कैसे? हाई ब्लड प्रेशर से जो वो क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो ब्रेन वेसल्स है वो वीक हो जाती है, और स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। राइट फुल फॉर्म ऑफ दिस 1 मार्कर पेपर में आ सकता है। सो इट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, राइट। अच्छा, अब आपको टर्म रेनल ग्लाइकोसूरिया को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज दिस? ये वो कंडीशन है जहाँ पे ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। चाहे ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो या नॉर्मल हो, इसके बावजूद भी जो ग्लूकोज है
glucose is excreted in urine. Why? Because there is a defect in the renal tubules. Now what are the different types of diabetes? Type 1 and type 2 हम कर चुके हैं पहले ही. जेस्टेशनल डायबिटीज कौन सा होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इट मेक द बॉडी रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. सो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है ये डिसअपेयर हो जाती है. नाउ मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटिक इंडिविजुअल. तो मॉडिफाइबल कौन से होते हैं? फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट और विच कैन नॉट बी चेंज हेरिडिटरी एज. तो ये भी रिपीट है. कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू टाइप ऑफ डायबिटीज. टाइप 1 ये क्यों होती है? क्योंकि जो पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाज इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन. तो जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता टाइप 1 डायबिटीज होती है. और टाइप 2 क्यों होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से. टाइप 1 किस में पाई जाती है? इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन. और टाइप 2 एडल्ट्स में. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. इसमें आपको मेन्यू सैंपल मेन्यू बनाना है फ्रॉम फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. सो कैलोरी इनटेक कितना है रिक्वायरमेंट. ओके. डायबिटिक अवेयरनेस. 2 मेथड्स आपको बताने टू एजुकेट डायबिटिक पीपल. तो डायबिटिक अवेयरनेस का मतलब क्या है? लोगों में नॉलेज क्रिएट करना कि कैसे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. और कौन से 2 तरीके हैं टू एजुकेट पीपल? या इट इज थ्रू सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. नाउ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बताना है आपको दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज इन द बॉडी, राइट? एंड हाउ आर दीज डिस्टर्ब्ड इन डायबिटीज. तो दैट यू हैव टू टेल. देखो फूड जितने भी होते हैं ज्यादातर फूड पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे राइस, व्हीट, पोटैटोज, ठीक है, दे आर डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. तो ये फूड्स जो होते हैं ये एक्चुअली दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द शुगर और जिसको आप ग्लूकोज भी बोलते हैं. और ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में बेटा क्या होता है? पैनक्रियास जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं. और इंसुलिन क्या करता है कि इस शुगर को यूज करके एनर्जी बनाता है. तो इसलिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है. और नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है उसके पेनक्रियाज दे आर इन अ गुड कंडीशन टू प्रोड्यूस द इंसुलिन. लेकिन डायबिटिक इंडिविजुअल्स के केस में पेनक्रियाज जो है उतना इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, इसलिए शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, राइट? ओके, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. which why multigrain chapati is preferred over normal wheat chapati for diabetic patient. तो ग्लाइमेसिक इंडेक्स क्या होता है? इट डिस्क्राइब द राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज अकरिंग आफ्टर अ मील. तो जब भी मील के बाद जैसे ग्लूकोज लेवल जो बढ़ता है तो वो कैसे पता लगता है? थ्रू दिस इंडेक्स, राइट? और मल्टीग्रेन चपाती क्यों प्रेफर की जाती है थ्रू रेदर देन नॉर्मल व्हीट चपाती फॉर डायबिटिक पेशेंट? क्योंकि मल्टीग्रेन रोटी जो है इट हैज लो glycemic index. Okay, what is pediatric metabolic syndrome? So metabolic syndrome क्या होता है? ये risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease. ये cluster होता है risk factors का. तो कौन कौन से risk factor जैसे type 2 diabetes हो गया, cardiovascular disease, इन सब का जो है cluster of risk factor is called as metabolic syndrome. Nutritional intervention in hepatitis. What are nutritional intervention? High protein, high carbohydrate, moderate fat diet जो है वो recommend की जाती है, ठीक है. So small attractive meals at regular intervals
वो बेटर है, ओवर फीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। सो हाउ डज हाइपरटेंशन कॉज डैमेज टू आईज एंड ब्रेन? रिपीट। अब आपको बताना है जॉन्डिस क्या कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है और कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो कॉज क्या है जॉन्डिस का? डैमेज टू लिवर सेल्स लीड टू इंक्रीज इन बिलीडुबिन रिजल्टिंग इन जॉन्डिस। तो जब लिवर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर द जॉन्डिस। प्रिवेंशन हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और कंट्रोल कैसे कर सकते हो? इनटेक, जनरल इनटेक ऑफ वाटर, काफी पानी जो है इनटेक करना चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस कैसे कर सकते हो? तो जनरस अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी टेकन, ठीक है। तो जब इनिशियली जॉन्डिस डायग्नोज होता है तो प्रेफरेंस होनी चाहिए कि क्लियर लिक्विड डाइट हो। क्लियर लिक्विड डाइट में आपका ये सारी आइटम्स आ जाती हैं। और जैसे जैसे पेशेंट जो है इम्प्रूव थोड़ा सा बेटर होता है तो फुल लिक्विड डाइट रिकमेंड की जाती है। एंड विद इन डे और टू सॉफ्ट इजी डाइट भी रिकमेंड की जाती है, ठीक है। एंड if one has to control the jaundice तो one has to be generous with carbohydrates and avoid करना चाहिए oil, right? Food that can be used liberally and best avoided in the diet of individual suffering from jaundice। तो कौन से फूड लेने चाहिए और नहीं लेने चाहिए अगर पेशेंट जो वन इज सफरिंग विद jaundice? तो इसका मैं थोड़ा सा इलाज कर देती हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन से फूड्स लेने चाहिए? शुगर केन, बनाना, बटर मिल्क, टमाटो जूस, लेमन सॉरी, और अवॉइड स्पाइसी फूड, जंक फूड, अल्कोहल, नॉन पेस्चराइज्ड मिल्क एक्सेट्रा, राइट। गिव 4 कॉमन सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। तो येलो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, pale stools, dark yellow or brown color urine, itchiness, fatigue, abdominal pain, etc. Vomiting, ये सारे symptoms हैं jaundice के। Now 8 do's related to management of hypertension। तो अगर hypertension है तो कौन सी ऐसी चीजें टू डू लिस्ट कौन सी होनी चाहिए? पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो मील स्किप ना करे और फूड जो रिच है फाइबर में वो लेना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स लेने चाहिए। देन लो कैलोरी स्नैक्स इंक्लूड होने चाहिए डाइट में। और टोन्ड या स्किम्ड मिल्क ले, एग वाइट एक्सेट्रा शुड बी टेकन, राइट। नो सॉल्ट एडेड और लुक फॉर फूड लेबल्ड लो सोडियम। स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए एक्सेट्रा। और अल्कोहल भी नहीं जो है अवॉइड करना चाहिए। अब टेबलर फॉर्म में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन बतानी है। तो प्लीज अगेन टेक दी स्क्रीनशॉट। ये ब्लड प्रेशर की कैटेगरी दी हुई है, नॉर्मल है, एलिवेटेड है, हाइपरटेंशन की स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो इसमें देखिए सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 और डायस्टोलिक, ये सारा आपको मेजरमेंट्स याद रखनी। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। नेक्स्ट पे आते हैं। सो थेरेपेटिक डाइट आपको बतानी है पेप्टिक अल्सर पेशेंट के लिए, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये वाला भी आपको, अब आपको स्टेजेस बतानी है हाइपरटेंशन की। स्टेज 1, स्टेज 2, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ये रेंज है एंड ये आपकी डायस्टोलिक की। अब आपको ये वाला भी रिपीट है, राइट, कि कैसे वो है, ये हम कर चुके हैं ऊपर। ओके,
हाउ कैन यू डायग्नोस डायबिटीज, तो ये भी मैंने आपको बोला था कि डायबिटीज आप कैसे वो कर सकते हो, ये फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन क्वेश्चंस को थॉरली प्रिपेयर कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। Okay. Write the food that can be used liberally and best avoided in the diet of individual suffering from diabetes. तो जो foods use करने चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारा हाई फाइबर फूड एक्सेट्रा, जो अवॉइड करने चाहिए ये वाले अवॉइड वाले हैं बेटा, रिफाइंड सीरियल्स एक्सेट्रा, केक्स, पेस्ट्रीज, राइट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। Just a second, let it become normal. It is creating certain issue. Yes. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, राइट। ओके, व्हाट पॉइंट वुड यू कंसिडर व्हाइल प्लानिंग मील्स फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। तो आपको देखना है इसमें, जब भी डायबिटिक पेशेंट के लिए मील प्लान करनी है, तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है डायबिटिक पेशेंट की, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है बेटा नॉन डायबिटिक वाले से। जैसे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल अगर कोई है, तो नॉर्मल डाइट में it should provide 60 to 65 calories from carbohydrates और 20 to 25% कैलोरी फैट से और 15 to 20 प्रोटीन से। तो डायबिटिक डाइट भी यही पैटर्न फॉलो कर सकता है, लेकिन इसमें आपको पेशेंट का बॉडी वेट को देखना है, कितना उसका बॉडी वेट है, एंड इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही डाइट प्लान आपको डायबिटिक पेशेंट का प्लान आउट करना है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, राइट। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं बता ही चुकी हूँ, तो इट इज़ अ गाइड जिससे आप यूज कर सकते हो इंडेक्स से। इंडेक्स को यूज किस लिए कर सकते हो, टू क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स, राइट। देन लास्ट यूनिट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। फूड एडल्ट्रेशन का क्या मतलब है? यस, फूड एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि इंटेंशनल आपने एडिशन या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा आपने इंटेंशनली कुछ ऐड ऐसा सब्सटेंस किया है जो क्वालिटी, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफेक्ट करता है। कभी भी उसको आप फूड को एडल्ट्रेट कर सकते हो, हार्वेस्टिंग के टाइम, स्टोरेज के टाइम, प्रोसेसिंग के टाइम, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। तो डेलिबरेटली अगर आपने इंटेंशनली फूड में कोई ऐसा पार्टिकल सब्सटेंस ऐड किया है जिससे फूड की क्वालिटी इफेक्ट हो रही है, इसी को बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। फूड बॉर्न डिजीज कौन से होते हैं? जो फूड से ट्रांसमिट होते हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा एक्सेट्रा। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सैल्मोनेला एक्सेट्रा, इनकी वजह दे आर कॉज फॉर मेजॉरिटी ऑफ फूड बॉर्न डिजीज। अच्छा, अब कॉज आपको बताना है और सिम्टम्स बताने हैं फूड बॉर्न डिजीज के, और वेज बताने हैं कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड बॉर्न डिजीज। सो कॉज में आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी फूड कंज्यूम किया है और वो फूड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट और एनिमल, आपने जो भी फूड खाया है वो फूड अगर आपको मिला है किसी वो फूड किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट से मिला है या इन्फेक्टेड एनिमल से मिला है, तो उसकी वजह से फूड बॉर्न डिजीज हो सकता है, ठीक है। फूड अगर अनहाइजीन वे में हैंडल किया गया है, इट इज contaminated by insect और food that comes in contact with sewage water, तो उसकी वजह से जो है फूड बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन
और वेस्ट क्या है जिसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? हाइजीन मेंटेन करना, फूड हैंडलर शुड फॉलो हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, रेगुलर पेस्ट कंट्रोल, किचन हाइजीन. What is cholera? Name the causative agent of cholera, how it affects and spreads in the body. Cholera क्या है? Acute infection है of the small intestine. ठीक है, इसकी that causes severe watery diarrhea. तो कॉलरा अगर है तो उसकी वजह से कॉलरा में लीड टू डायरिया ऑल्सो एंड डिहाइड्रेशन. सो कॉलरा क्यों होता है? जब भी इंटेस्टाइन में कुछ एक इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से इट इज रेफर टू एज एक्यूट इन्फेक्शन. कॉलरा का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज अ इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कॉलरा. एंड ठीक है, कॉजेटिव एजेंट आपको बताना है कॉलरा का. कॉलरा होता क्यों है? कॉलरा इस वाइब्रियो कॉलरे, ठीक है, इसकी वजह से दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज कॉलरा. सो दिस इज द causative agent. And how it spreads in the body? Through contaminated food and water, right? अब आपको इंसिडेंटल और इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का मतलब डिफरेंस बताना है. इंटेंशनल तो मैंने आपको बता दिया था. इंटेंशनल डेलिबरेटली विद इंटेंशन जो है आपने फूड में कुछ क्वालिटी, फूड की क्वालिटी को में इफेक्ट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से आपने इंटेंशनली फूड में कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड किया है जिसकी वजह से फूड की क्वालिटी इफेक्ट हुई है. ठीक है, कोई आपने हार्मफुल या इंफीरियर सब्सटेंस ऐड किया, जैसे जब आप दूध में पानी मिलाते हो, इसको बोलते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन. और इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन बाय एक्सीडेंट या ड्यू टू केयरलेसनेस जो है होती है. इट इज नॉट इंटेंशनल, जानकर आपने नहीं किया, गलती से या केयरलेसनेस की वजह से होता है मिक्सिंग. ठीक है, जैसे rodent droppings एक्सेट्रा. नाउ आपको स्टैंडर्ड्स बताने हैं which are set by FSSAI for food products. वन मार्कर आपका इसका भी आ सकता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो इट सेट्स रेगुलेशन, ये रेगुलेशन सेट करती है, अथॉरिटी है जो रेगुलेशन सेट करती है फॉर फूड सेफ्टी, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए गाइडलाइन सेट करती है. देन इट सेट स्टैंडर्ड्स, फोर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, एडिटिव स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा. पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स भी बताती है. नेक्स्ट 8 फूड प्रोडक्ट्स बताने हैं फॉर विच FSSAI हैज प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स. ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स के लिए FSSAI ने स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए? डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फिश, मीट, स्वीट्स एक्सेट्रा. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, राइट? देन आपको बताना है कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ कॉलरा एंड सेल्मोनेलोसिस. कॉलरा का तो मैंने आपको बताया कि दिस इज द एजेंट थ्रू विच इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलरा. ठीक है, ये ज्यादातर पाया कहाँ जाता है? फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय फेसेस फ्रॉम अ पर्सन. सो कॉलरा की वजह से डायरिया या डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कॉलरा को मैनेज करना है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि डिहाइड्रेशन शुड बी कंट्रोल्ड, राइट? तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को रिस्टोर कर सकते हो तो कॉलरा कैन बी ट्रीटेड. देन सेल्मोनेलोसिस, सेल्मोनेला इन्फेक्शन, इट इज रेफर टू एज बैक्टीरियल डिजीज है जो इफेक्ट करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक को, राइट? प्रिवेंटिव मेथड्स क्या है कि जब भी फूड प्रिपेयर करा जा रहा है
और यू आर प्रोवाइडिंग केयर फॉर इन्फेंट्स एक्सेट्रा। तो प्रिवेंटिव मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप खाना बना रहे हो या इन्फेंट्स की केयर आप कर रहे हो, राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी फूड कुक कर रहे हो तो उसको थॉरली कुक करो, रेफ्रिजरेट करो, फ्रीज करो, राइट। दो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स बताने हैं एंड डिजीज कॉज बाय देम। सो सैल्मोनेला कॉजेज सैल्मोनेलोसिस, एक तो ये है। देन ई कॉली कॉजेज डायसेंट्री या डायरिया। सो हाउ ऑक्यूपेशन कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये आपका इसमें क्या है कि ईटिंग डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर कैसे होता है। जो एथलीट्स हैं, ठीक है, दोज competing इन स्पोर्ट्स जैसे रेसलिंग एक्सेट्रा एंड एस्थेटिक स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, दे हैव अ प्रिवलेंस ऑफ बीइंग एनोरेक्सिक। सो एनोरेक्सिक का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता ही दिया था कि एनोरेक्सिक में अगर लोगों को क्या लगता है कि दे ऑलवेज आर डिस्टर्ब बाय द फैक्ट दैट दे मे gain the weight in the future, they have a fear of gaining weight, right. Distorted restrictive eating behavior can lead to extreme weight loss. So जैसे ऑक्यूपेशन में एग्जांपल दिया ना, एथलीट्स, एथलीट्स को हमेशा हमेशा लगता है कि उनका दे ऑलवेज आर डिस्टर्ब बाय द फैक्ट और फियर इन देयर माइंड दे मे गेन वेट। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर वाला इशू रहता है हमें। पर्सनल हाइजीन को डिफाइन करना है और दो टाइप्स बताने। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है कि हाउ एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनिनेस, ठीक है, और ग्रूमिंग ऑफ बॉडी। तो ये मेथड्स है। टाइप्स बताने आपको पर्सनल हाइजीन के। टॉयलेट हाइजीन, शावर हाइजीन, राइट, नेल हाइजीन, ये भी पर्सनल हाइजीन के ही है। टीथ हाइजीन, दीज आर द वेज बाय विच और टाइप्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। सिकनेस हाइजीन, हैंड्स हाइजीन। सिकनेस हाइजीन का मतलब क्या हुआ, जब भी आप सपोज अगर आप स्नीज कर रहे हैं तो कवर योर माउथ, नोज एक्सेट्रा, राइट। तो जनरल, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल। आपको 4 गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स बतानी है कि वॉश द बॉडी ऑफन, राइट, एंड क्लीन द टीथ at least once a day, wash the hair with soap or shampoo once a week, washing hands with soap after going to the toilet। ये तो बहुत जनरल है कि जब भी खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले एंड बाद में यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। खाना बनाते हुए भी बनाने से पहले भी वन शुड वॉश द हैंड्स। चेंजिंग इनटू क्लीन क्लोथ्स, हैंगिंग क्लोथ्स इनटू द सन, इन द सन टू ड्राई, टर्निंग अवे। तो ये बहुत जनरल है। देन किचन हाइजीन के ऊपर आपको बताना है। सो किचन हाइजीन में कंटेनर्स को क्लीन रखना, हैंड वॉश करना, और टू वियर द ग्लव्स, वियरिंग एप्रन्स, ये है किचन हाइजीन का। गुड लेबल के क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर प्री पैकेज फूड्स। तो लेबल से कस्टमर जो है डिसीजन ले सकता है लेबल को पढ़ के, क्योंकि लेबल में इंफॉर्मेशन दी होती है कि फूड में कितना न्यूट्रिशन कंटेंट है। लेबल हेल्प करता है कि कंपेयर करें दो फूड्स को, ठीक है, एंड कस्टमर लेबल को पढ़ के डिसाइड कर सकता है कि कौन सा फूड ही शुड गो फॉर, राइट। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी लिस्ट, लेबल में इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए होते हैं जिसको पढ़ के जो पर्सन है वो डिसीजन ले सकता है कि वो फूड खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पर्सन जो है ही इज एलर्जिक टू। देन कंसर्न्स क्या है, कंजम्पशन ऑफ HFSS फूड्स, चाइल्डहुड ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे। ओके, आपको फूड लेबल डिजाइन करना है जिसमें नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर नेम। तो आपको ये पूरा जो है खुद ही एक लेबल डिजाइन करना है अपने आप ही। तो आप बता सकते हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखनी है, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आपको ये सारा उस लेबल में मेंशन करना है। ओके,
यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स जो आप ध्यान में रखेंगे फॉर हाइजीनिक हैंडलिंग ऑफ फूड. Wash and dry your hands before handling food, right? So dry your hands with clean towel, disposable paper towel or under air dryer, etc. So ये भी repeat है. I am not doing, हम कर चुके हैं. Preventive measures to avoid transmission of typhoid. So control of reservoir, right? तो control of sanitation, ये सारे जो आपके points हैं, यहाँ पे और भी लिखे इम्यूनाइजेशन. ठीक है, इम्यूनाइजेशन में तो आप ये लिखेंगे कि वैक्सीन जो है इट इज अवेलेबल फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टाइफाइड फीवर. देन कंट्रोल ऑफ रिजर्वॉयर. सो रिजर्व इन्फेक्शन का जो है द रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन फॉर टाइफाइड फीवर एग्जिस्ट इन पेशेंट्स. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो पेशेंट है जिसको टाइफाइड है ही शुड गेट आइसोलेटेड, राइट. सो जो पेशेंट का स्टूल या यूरिन है इसकी वजह से इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. तो दे शुड बी प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड. सैनिटेशन शुड बी कंट्रोल्ड, राइट. तो सो कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन में आप लिख सकते हैं कि बॉइलिंग और पेस्चराइज ऑफ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. तो अब आपको 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिटी विच आर गिवन टू द फूड प्रोडक्ट वो बताने. सो ये वाले हैं आपके आंसर्स, राइट. एग मार्क, FPO, ISI, SSAI, HACCP. अंडर विच पैरामीटर्स थेरेपेटिक डाइट कैन बी मॉडिफाइड. तो ये यहाँ पे लिख दिया है, तो ये भी रिपीट ही है. क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट. ये हम कर ही चुके थे पहले भी. ओके. Importance practices in building a good hygiene. ये भी we have done, ये भी I don't know ये क्वेश्चन दोबारा कैसे इसमें आ गया. We have already covered this. Food borne disease, तो ये भी हम कर चुके हैं. Food borne disease कौन से होते हैं, ठीक है, which are caused by consuming contaminated food. और फूड बॉर्न जो है क्यों होते हैं, ये डिजीजेस क्यों होते हैं, वो हम फूड आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट. तो ये हम कर चुके हैं सारा. फूड इज हैंडल इन अनहाइजीनिक वे. प्रिवेंशन क्या है कि वॉश द हैंड्स, कीप योर नेल्स क्लीन, ठीक है, डू नॉट टच हेयर एक्सेट्रा. व्हाट आर फूड हैजार्ड्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैजार्ड. फूड हैजार्ड का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एनी एजेंट which cause adverse health consequences for consumer. तो जब भी फूड कंटेमिनेटेड होता है और आप उस कंटेमिनेटेड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो इट मे लीड टू फूड हैजार्ड. टाइप ऑफ फूड हैजार्ड, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, राइट. सो बायोलॉजिकल कौन से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. सो दे में कॉज डिजीज, राइट. और केमिकल कौन से हो गए, अगर आप फूड प्रोडक्शन में पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रहे हो तो इन ये केमिकल्स सेफ तो होते हैं कुछ, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से इट मे लीड टू इफ दे आर इफ दे एंटर इनटू द फूड पार्टिकल्स और हम वो फूड अगर कंज्यूम करते हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ. फिजिकल हैजार्ड्स इंक्लूड दिस थिंग, जैसे कि स्टोन, ग्लास एक्सेट्रा, फॉरेन मटेरियल, हेयर इंसेक्ट्स. जैसे जो भी हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये वाले जो फॉरेन मटेरियल है जैसे हेयर या इंसेक्ट्स अगर मिल जाते हैं तो ये इनको हम बोलते हैं फिजिकल हैजार्ड्स. व्हाट इज HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. ये भी 1 मार्कर आपको फुल फॉर्म याद रखनी है. 3 हैजार्ड्स बताने हैं, ये तुम कर चुके हैं ऊपर.
So how you will prevent cross contamination in kitchen? To store raw meat, poultry, seafood away from other foods. Second, if possible, you should have two cutting boards in your kitchen, एक for raw meat and other for fruits and vegetables. Then three limitations of food label. Label में complete information it may not give, फिर print blurred हो सकता है, और labels जो है popular brands के it may be initiated in case of substandard products. Draw and label the food pyramid. तो ये है बेटा आपका. पहले में eat adequately, then eat liberally, eat moderately, eat sparingly. ये आपका food pyramid है. Then write the benefits of balanced diet in children. So benefits क्या है कि growth development अच्छी होती है, balanced diet immunity boost करती है, right? Cognitive function improve होते हैं, brain development होता है, healthy weight maintain होता है, and bones also, strong bones are promoted. If you eat balanced diet तो bones strong होती हैं, energy increase होती है, digestion improve होता है. 6 nutrition facts provided by the label. Serving size, calories, total fat, saturated fat, etc. So with this, our video is complete, right? We have completed the entire unit, all the 4 units, and complete marathon video है ये. अगर आप इसको एक बारी ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप go through करेंगे, तो I don't think you are going to face any difficulty in tomorrow's board exam. I wish you all the best for your exam. Do well, and please hit the like button, share and subscribe my channel, and also hype the video so that it can reach the maximum number of students. Thank you for watching the video.